हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श आईएएस एकेडमी पर। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका रहेगा इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। ओके, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस हर एक स्टेट टेट में बनते हैं और एमपी टेट में भी बनते हैं। ओके, तो इसको हम लोग कवर करेंगे और जितने भी एमसीक्यूज हैं उन सभी का आंसर आप करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। ओके, और कोशिश कीजिएगा कि सही आंसर करें। और अगली बात ये कि एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। ओके, ताकि वो लोग भी इस क्लास को देख सकें और उनको भी हेल्प हो सके। बाकी अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, और जिससे आपको नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और लाइक कर दिया करिए अगर आपको ये क्लासेस पसंद आती हैं तो। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है और उसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि बुद्धि परीक्षणों के जनक खाली स्थान है ना। मतलब जो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है तो कौन है? ऑप्शन है फ्रांसिस गॉल्टन, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स कैटल, ऑप्शन नंबर सी है अल्फ्रेड बिने, या ऑप्शन नंबर 4 है कार्ल पियर्सन। तो बुद्धि परीक्षण के जनक भाई कौन है? जल्दी से राइट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। हाँ, इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिए हुए हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्फ्रेड बिने। ओके, गॉल्टन ने बुद्धि पर सबसे पहले अध्ययन किया था। कैटल ने 16 पीएफ सिद्धांत थ्योरी दी हुई है पर्सनालिटी की। ओके, तो बिने यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये बुद्धि परीक्षण के जनक है क्योंकि सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट इन्होंने ही दिया था 1905 में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई जल्दी से। एक सेकेंड। यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु और मानसिक आयु 15 वर्ष है, ओके, तो उसे किस श्रेणी में रखा वर्गीकृत किया जाएगा? ओके, मतलब कि उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज वो भी 15 साल है और जो मानसिक आयु है वो भी 15 साल है, तो इसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? ओके, तो आई क्यू इक्वल टू होता है MA/CA इंटू 100। तो ये कट करके बचेगा 100 आपके पास में। तो उच्च में जाएगा सामान्य बुद्धि या प्रतिभाशाली या सामान्य बुद्धि से नीचे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसका क्या? नॉर्मल सामान्य बुद्धि। आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी सेम एज दी हुई हो क्रोनोलॉजिकल और मानसिक आयु, तो वहां पर कुछ भी नहीं करना है, बस आप सामान्य को टिक कर देंगे। ओके, प्रतिभाशाली बच्चों का जो IQ होता है 140 प्लस होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। किसी व्यक्ति की मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है ना? तो मतलब कि जब हम मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को यूज करते हैं तो क्या चीज निकल करके आती है? संज्ञानात्मक भागफल, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि लब्धि, ऑप्शन नंबर सी है बौद्धिक कार्यफल, ऑप्शन नंबर 4 है कार्यात्मकता भागफल। ओके, तो मानसिक और कालानुक्रमिक आयु कौन सी अवधारणा ध्यान में रखती है? तो इसको जब हम पुट करते हैं तो क्या राइट आंसर होगा? बता दो भाई जल्दी से। जब हम इसको पुट कर देते हैं, हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? IQ इंटेलिजेंस क्वोशंट। ओके, तीसरा राइट आंसर, सॉरी ये गलत हो गया, बी राइट आंसर होगा यहाँ पर। ओके, क्योंकि IQ का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणे 100। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? ओके, स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है विश्लेषण परक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है दैशिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है सृजनात्मक बुद्धि। ओके, तो स्टर्नबर्ग के बुद्धि के त्रितंत्र सिद्धांत का कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आप सभी को ये बात पता है कि स्टर्नबर्ग ने जो आपको बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया उसमें 3 प्रकार की बुद्धियां हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, हिस्सा नहीं के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, दैशिक बुद्धि हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। विश्लेषण परक बुद्धि को हम जानते हैं किस नाम से? अवयव भूत बुद्धि के नाम से या घटकीय बुद्धि के नाम से। ओके, और व्यवहारिक बुद्धि को हम जानते हैं संदर्भगत बुद्धि के नाम से, और सृजनात्मक बुद्धि को हम जानते हैं किस नाम से? अनुभवजन्य बुद्धि के नाम से। ठीक है, ये बुद्धि काम करती है कुछ नया क्रिएट करने में,
ये बुद्धि हमारे व्यवहार में दिखाई देती है, ये बुद्धि वहां पर काम करती है जहां पर आपको एनालिसिस करना हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? मतलब जो बच्चा शारीरिक गतिक बुद्धि रखता है वो आगे चल करके क्या बनेगा? तो ऑप्शन है वाचक बनेगा, ऑप्शन नंबर बी है राजनीतिक नेता बनेगा, ऑप्शन नंबर सी है शल्य चिकित्सक बनेगा, ऑप्शन नंबर डी है कवि बनेगा। तो भाई शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर, जैसे शारीरिक गतिक का मतलब है जो अपनी फाइन मसल्स को खूब यूज में लाते हैं, हाथ पैर इन सब का खूब यूज करते हैं, तो वो आगे चल करके बनेगा क्या? सी राइट आंसर होगा, सर्जन बनेगा। ओके, क्योंकि इनमें पाई जाती है भाषिक बुद्धि, इनमें भी भाषिक बुद्धि पाई जाती है, इनमें भी भाषिक बुद्धि पाई जाती है, जो भाषाओं के हेर फेर में बहुत माहिर होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो आकर के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? मतलब कौन यहाँ पर इंटेलिजेंस को प्रॉपर डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन है आपके, बुद्धि अनआयामी अवधारणा है, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि केवल वातावरण से प्रभावित होती है, ऑप्शन नंबर डी है बुद्धि एक बहुआयामी अवधारणा है। ओके, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट कौन इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब कर रहा है? आंसर करो भाई। देखो कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, है ना, क्योंकि बच्चे बहुत कम रह जाते हैं यहाँ पे। एक बार ही आप लोग शेयर कर दीजिए इसको। तो और हाँ, इससे पहले के जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं आप जाइएगा, आप प्लेलिस्ट में CDP बाय मोनिका, ओके, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो देखो अनआयामी नहीं है भाई, गलत लिखा हुआ है, केवल आनुवंशिकता से प्रभावित गलत लिखा है, या केवल वातावरण से प्रभावित गलत लिखा है। तो बुद्धि एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, बहुआयामी अवधारणा है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई जल्दी से। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वो हो सकता है ना, मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस। चलिए तो आंसर कीजिए भाई। संगीत में होगा, बी आध्यात्मिक होगा, सी भाषा विषयक होगा, या डी अंतवैयक्तिक होगा? तो सेल्फ अवेयर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ वैल्यूज के बारे में बात करें, है ना, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ओके, इंट्रापर्सनल। लेकिन यहीं पर लिखा हुआ होता दूसरों की फीलिंग्स, दूसरों के बारे में, तब आंसर आपका क्या हो जाता है? तब इंटरपर्सनल हो जाता है। ओके, चलिए तो संगीत में बुद्धि होती, म्यूजिशियन हो गए आपके, म्यूजिक कंपोजर हो गए, है ना, सिंगर उनमें होती है। आध्यात्मिक वही मौलवी फकीर संत इन लोगों में होती है। ये आपकी कवि हो गए इन लोगों में होती है, कवि लेखक वगैरह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। और हाँ, आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। 12 बजे डेली फ्री क्लास होती है और कंप्लीट थ्योरी कोर्सेज और कंप्लीट बैच कोर्स आपको वहां पर मिल जाते हैं, जहां पर मैं CDP आपको पढ़ाती हूँ थ्योरी। ओके, तो बुद्धि का GC या GF मॉडल किसने दिया है? ओके, हु गेव द GC एंड GF मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस? देन ऑप्शन है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर बी है कैटल एवं हॉर्न, ऑप्शन नंबर सी है कैरोल, ऑप्शन नंबर डी है हैव। ओके, तो बुद्धि का GC और GF मॉडल किसने दिया हुआ है? हाँ, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये दिया हुआ है किसने? बी करेक्ट आंसर होगा, कैटल और हॉर्न ने दिया हुआ है। जिसमें क्रिस्टलाइज बुद्धि जो होती है वो वातावरण, है ना, वातावरण से जो हमें मिलती वो फ्लूइड होती है, जो आनुवंशिकता से मिलती है वो। ठीक है, तो GC-GF मॉडल। ओके, स्पीयरमैन ने दिया है आपको द्विकारक सिद्धांत, या इन्होंने एक कारक और जोड़ा है, त्रिकारक सिद्धांत। कैरोल ने आपको दिया है बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, और हैब ने आपको दिया है बुद्धि का खास सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई।
पदानुक्रमात्मक बुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य समूह कारक का एक भाग है? ओके, तो संख्या कारक है, शाब्दिक कारक है, दैशिक कारक है, या आपका शाब्दिक शैक्षिक कारक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाँ, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया किसने है? तो पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत दिया किसने है? बर्ट एवं वर्नन ने दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो इसमें इन्होंने कौन कौन से फैक्टर बताए हैं? 4 फैक्टर बताए हैं। एक आपका क्या कहते हैं, सामान्य, है ना, फिर उसके बाद में आपका मुख्य, और फिर उसके लघु, और फिर उसके बाद में विशिष्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, शाब्दिक शैक्षिक कारक। ओके, ये मुख्य समूह कारक का एक भाग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और आंसर कीजिए। सूचना संसाधन सिद्धांत का सही क्रम क्या है? पहले तो आंसर करके बताइए कि सूचना संसाधन जो सिद्धांत है वो दिया किसने है? तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी आपको दी किसने है? स्टर्नबर्ग ने दिया है। इन्होंने कहा है कि भाई 5 स्टेप में किसी इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं। ऑप्शंस आपके हैं, यहाँ पर सही सीक्वेंस आपसे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है कूट संकेत, व्यवस्था, उपयोग, अनुक्रिया, अनुमान, या ऑप्शन नंबर बी है अनुमान, व्यवस्था, उपयोग, अनुक्रिया और कूट संकेत, या ऑप्शन नंबर सी है कूट संकेत, उपयोग, अनुक्रिया, अनुमान, व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी है कूट संकेत, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग, अनुक्रिया। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से मुझे आप बता दीजिए। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। हाँ, तो करेक्ट यहाँ पर जो सीक्वेंस सही है वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही सीक्वेंस है वो सी आपका राइट आंसर होगा। पहले इनकोड करते हैं, फिर अप्लाई करेंगे, देन हम क्या करेंगे? सॉरी। हाँ, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। फर्स्ट इनकोड करेंगे, देन अनुमान लगाएंगे, फिर हम ऑर्गेनाइज यानी कि व्यवस्था मैपिंग करेंगे, और फिर उसी चीज को यूज करते हैं, फिर हम रिस्पॉन्ड। तो ये सही क्रम है। ओके, चलिए डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के। निम्न में से किस बुद्धि परीक्षण में भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है? मतलब ना तो इंस्ट्रक्शंस में यूज करेंगे, ना ही तो टेस्ट में यूज करेंगे, है ना, बिल्कुल भी यूज नहीं होता है लैंग्वेज का। तो ऑप्शन है आपके अभाषाई बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ओके, तो कहां पर भाषा का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं? तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में तो भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में इंस्ट्रक्शंस में लैंग्वेज को यूज करते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज को यूज करते हैं, ये भी नहीं होगा। क्रियात्मक परीक्षण में हम कुछ काम कराते हैं, लेकिन जब निर्देश देते हैं तब हम लैंग्वेज को यूज करते हैं। बट अभाषाई बुद्धि परीक्षण में हम भाषा को कहीं पर यूज नहीं करते हैं, ना ही तो इंस्ट्रक्शंस देने में, ना ही तो टेस्ट लेने में। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, अब आप मुझे बताइए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से परीक्षण आते हैं? जल्दी से बता दो भाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए और आंसर कीजिए आकर के। हाँ, निम्न में से कौन सा भाटिया बैटरी परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? ओके, तो भाई ऑप्शन है ए भूल भुलैया परीक्षण, बी चित्र पूर्ति परीक्षण, सी अलेक्जेंडर पास अलोंग, या डी पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। ओके, तो कौन सा भाटिया बैटरी परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? देखो, भाटिया बैटरी परीक्षण जो दिया है इन्होंने, चंद्रमोहन भाटिया ने 5 सब टेस्ट बताए हैं। ठीक है, एक तो आपका चित्र पूर्ति परीक्षण, एक पास अलोंग टेस्ट, एक पैटर्न ड्राइंग, एक आपका तात्कालिक परीक्षण, एक कोहाज का ब्लॉक डिजाइन। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, भूल भुलैया परीक्षण इनके सब टेस्ट में नहीं आता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। निम्न में से कौन सा सूचना सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? अभी ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में आपको बताया था, जो स्टर्नबर्ग ने दी हुई थी। ठीक है, चलो जल्दी से राइट आंसर कर दो भाई। हाँ, ए होगा अनुमान,
या बी होगा उपयोग, या सी होगा अनुक्रिया, या डी होगा मूल्यांकन। बहुत से बच्चे कहते हैं कि बात नहीं करते हैं ना, तो सेशन को क्यों इतना लंबी बनाना, आप लोग बस आंसर करते रहो, क्वेश्चंस करते रहो, यही काम आएगा हमारे। ओके, है कि नहीं? तो अननेसेसरी बात करना तो काम नहीं आएगा, ठीक है। इनका नाम उनका, हालांकि मोटिवेशन आपको थोड़ा मिल जाता है पर, है ना। चलो, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मूल्यांकन नहीं होगा इसमें, डी करेक्ट आंसर होगा। ओके, इवैल्यूएशन ये रॉन्ग है, तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में हम इसको कहीं पर नहीं रखा है, 5 स्टेप थे ऊपर आपको बता चुकी हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट ये भी है आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन है देने के लिए। ओके, निम्न में से कौन सा भाग गोलमैन के संवेगात्मक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ओके, जो डैनियल गोलमैन ने आपको इमोशनल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है, और इनकी बुक का नाम भी है इमोशनल इंटेलिजेंस। ओके, तो भाई कौन सा हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है आत्म अवगतता, ऑप्शन नंबर बी है आत्म प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक चेतना, ऑप्शन नंबर डी है सामाजिक कौशल, ऑप्शन नंबर ई है संवेगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, तो गोलमैन के संवेगात्मक सिद्धांत का कौन सा हिस्सा नहीं है? गोलमैन ने अपनी थ्योरी में 4 डोमेन बताए हैं और 5 तत्व बताए हुए हैं। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि संवेगात्मक मूल्यांकन जैसी कोई टर्म नहीं है गोलमैन की थ्योरी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो आकर के। निम्न में से किस बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामाजिक बुद्धि, या बी मूर्त बुद्धि, या सी मंद बुद्धि, या डी अमूर्त बुद्धि। तो किस बुद्धि को हम सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से जानते हैं, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सैद्धांतिक बुद्धि हम जानते हैं, डी राइट आंसर होगा अमूर्त बुद्धि के नाम से। ओके, इसको मैं आपको बता दूं कि जो थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई हैं, एक मूर्त, एक अमूर्त, एक आपकी सामाजिक बुद्धि। तो गैरेट ने मूर्त बुद्धि को व्यवहारिक बुद्धि कहा है, ठीक है। अमूर्त बुद्धि को हम सैद्धांतिक बुद्धि के नाम से जानते हैं, सामाजिक बुद्धि एज इट इज सामाजिक है। थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। ओके, चलिए अगर हम बात करें, राजगीर हो गए, या है ना इंटीरियर डिजाइनर हो गए, आपके मिस्त्री हो गए, ओके, जो इन सब में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो इनमें मूर्त बुद्धि। अमूर्त डॉक्टर हो गए, दार्शनिक हो गए, इन लोगों में पाई जाती है। सामाजिक बुद्धि राजनेता, समाज सेवी वगैरह इनमें पाई जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। सबसे पहले बुद्धि में संवेग की बात किसने करी है? मतलब सबसे पहले इमोशंस में इंटेलिजेंस की बात किसने, इंटेलिजेंस में इमोशंस की बात किसने करी है? तो गोलमैन है, या बी मेयर एंड सलोवी है, या डी हार्वर्ड गार्डनर है, या आपके जॉन्स हैं। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले इंटेलिजेंस में इमोशन के बारे में किसने बात की है? हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मेयर एंड सोलोवी, बी राइट आंसर होगा आपका। सबसे पहले बुद्धि में संवेग की बात इन्होंने ही करी है, लेकिन संवेगात्मक जो सिद्धांत है, या संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत है ना, थ्योरी जो दी है वो गोलमैन ने दी हुई है। हार्वर्ड गार्डनर ने आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस बहुबुद्धि सिद्धांत दिया हुआ है। ओके, अगला प्रश्न देखिए और आंसर कीजिए भाई। बुद्धि लब्धि की अवधारणा का श्रेय किसे दिया जाता है? मतलब जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है, ओके, तो हम ये श्रेय किसको देते, किसने दिया है? ऑप्शन से थियोडर साइमन ने दिया है, बी स्पीयरमैन ने दिया है, सी अल्फ्रेड बिने ने दिया हुआ है, या आपका डी विलियम स्टर्न ने दिया हुआ है। तो जल्दी से आंसर करके बता दीजिए भाई। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसने दिया हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? विलियम स्टर्न। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया। अगर हम फॉर्मूला देखें तो IQ इक्वल टू MA/CA है ना, इतना फॉर्मूला दिया है स्टर्न ने। ठीक है, स्टर्न ने, जिसमें मेंटल एज कॉन्सेप्ट जो आपका दिया है वो सबसे पहले दिया है किसने? बिने ने दिया हुआ है।
पर आईक्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया है स्टर्न ने, लेकिन जो पूरा फॉर्मूला हम यूज करते हैं 100 जोड़ करके, वो पूरा फॉर्मूला आपका है टर्मन का। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। इसे हैप ने कौन सी बुद्धि की संज्ञा दी है? ऑप्शन से बुद्धि ए, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धि बी, ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि सी, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो बुद्धि परीक्षण मापता है, इसे हैप ने कौन सी बुद्धि की संज्ञा दी हुई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा बुद्धि सी। ठीक है, उपरोक्त सभी तो नहीं होगा। इन्होंने आपको बुद्धि का कखा सिद्धांत दिया है या एबी सिद्धांत दिया हुआ है। ये जन्मजात है और ये वातावरणीय है, लेकिन जिस बुद्धि को टेस्ट मेजर करते हैं इसे बुद्धि सी की संज्ञा दी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। हाँ, निम्न में से कौन सा परीक्षण शाब्दिक परीक्षण का उदाहरण है? ओके, ऑप्शंस हैं कुहाज का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, या बी घनरचना परीक्षण, या सी जलोटा मानसिक परीक्षण, या डी रैवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट का एग्जाम्पल है? जल्दी से आंसर करके बता दीजिए भाई। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? एक बार क्लास को शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। ठीक है, हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, एक सेकेंड रुको, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये नॉन वर्बल टेस्ट का एग्जाम्पल है। और कोहाज के ब्लॉक डिजाइन, ये घन रचना जलोटा, ठीक है, कोहाज का ब्लॉक डिजाइन घन रचना ये आपके क्रियात्मक में आते हैं और ये शाब्दिक परीक्षण का उदाहरण है। ओके, जलोटा का मानसिक सामान्य मानसिक परीक्षण 12 से 15 वर्ष के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। पदानुक्रमिक बुद्धि के सिद्धांत की तुलना किससे की गई है? पदानुक्रम सीढ़ी से, पिरामिड से, वृत्ताकार या त्रिभुजाकार? ओके, तो पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? पहले तो आंसर यही करके बता दो। तो ये दिया हुआ है बर्ट एवं बर्नन ने। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत आपका है वो किसके आकार में? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, पिरामिड के आकार पर। ओके, इन्होंने जो अपने सिद्धांत अपने टेस्ट क्या कहते हैं बुद्धि के सिद्धांत में सामान्य और विशिष्ट जो स्टेप लिए हैं वो स्पीयरमैन से लिए हुए हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। द्विकारक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है ना? जो टू फैक्टर थ्योरी है वो किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो ऑप्शन है आपके सामने, कार्ल रॉजर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है हर्ट्जबर्ग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ऑसबर्न के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो टू फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? कार्ल रॉजर्स है, हर्ट्जबर्ग है, ऑसबर्न है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा द्विकारक सिद्धांत। इनमें से अगर हम बात करें तो हर्ट्जबर्ग ने दिया है, इन्होंने अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से टू फैक्टर हैं? आंसर करके बता दो भाई। दो फैक्टर वो कौन कौन से हैं अभिप्रेरणा के? जल्दी से बताइए। हाँ, वो दो फैक्टर आपके हैं, एक तो संवर्धक कारक है या जिसे हम हाइजीन फैक्टर के नाम से जानते हैं, और एक आपके अभिप्रेरक हैं। दो फैक्टर हैं, संवर्धक और अभिप्रेरक। ठीक है, कार्ल रॉजर्स ने आपको मानवतावादी सिद्धांत दिया है व्यक्तित्व का। ओके, और इन्होंने अनुभवजन्य सिद्धांत भी दिया हुआ है, मानवतावादी अप्रोच में आते हैं। ऑसबर्न ने आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड दिया हुआ है। लेकिन अगर हम बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में बात करें, है ना, आंसर करो, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया हुआ है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर कीजिए यहाँ करके भाई, क्या राइट आंसर हो जाएगा? पेंसिल और कागज परीक्षण निम्न में से किस परीक्षण को कहा जाता है ना? ऑप्शन है अशाब्दिक परीक्षण को, ऑप्शन नंबर बी है शाब्दिक परीक्षण को, ऑप्शन नंबर सी है क्रियात्मक परीक्षण को, या ऑप्शन नंबर डी है अभाषाई परीक्षण को। तो पेंसिल और कागज परीक्षण निम्न में से किस परीक्षण को कहा जाता है?
तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा ये आपका पेंसिल कागज परीक्षण। हम कहते हैं शाब्दिक परीक्षण को, जहां पर हम वर्बल यूज करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए। ओके, तो बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्रियात्मक परीक्षण हम करते हैं मंद बुद्धि बालकों के लिए, जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। ओके, अशाब्दिक जो अनपढ़ निरक्षर लोग होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखो आकर के और आंसर करो। एक व्यवहार कुशल व्यक्ति में किस तरह की बुद्धि की प्रधानता होती है? मतलब एक ऐसा इंसान जो जिसमें बिहेवियर है ना, बढ़िया से बिहेव करता है दूसरों लोगों के साथ में, तो कौन सी बुद्धि आपको मिलती है? ऑप्शन है विश्लेषणात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर बी है सृजनात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी है संदर्भात्मक बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी है स्थानिक बुद्धि। तो एक व्यवहार कुशल व्यक्ति में किस तरह की बुद्धि की प्रधानता होती है? हाँ, तो एक व्यवहार कुशल व्यक्ति में जो बुद्धि आपकी पाई जाती है ना, अभी ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आंसर कर दो जल्दी से, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा संदर्भात्मक बुद्धि है, जिसे हम व्यवहारात्मक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं, जो आपको एडजस्ट करने में हेल्प करती है, आपके व्यवहार आपकी सूझबूझ में दिखाई देती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। पर अगर हम बात करें कि कहाँ पर हम विश्लेषणात्मक बुद्धि का प्रयोग करते हैं, जहां पर हम एनालाइज करते हैं चीजों को, ओके, तो विश्लेषणात्मक बुद्धि को प्रयोग हम करते हैं जहां पर लिख दे कि कुछ नया क्रिएट करने में अपने अनुभवों के आधार पर, तब हम सृजनात्मक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और ये तीन ही बुद्धि आपको बताई है किसने? स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में। ये बुद्धि आपकी स्थानिक बुद्धि आपकी आती है स्थानिक गतिक बुद्धि गार्डनर की थ्योरी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर कर दो जल्दी से। पास मॉडल में एक इसका संकेत है। ओके, ऑप्शन है अवधान का, बी है सक्रियता का, सी है योग का, या डी है विखंडन का। ओके, तो भाई पास मॉडल में एक इसका संकेत है। पास मॉडल दिया किसने है? आंसर करके बता दो भाई, पास मॉडल किसने दिया है? हाँ, तो पास मॉडल आपको दिया है जेपी दास है ना, नागलिरी, किर्वी, इन लोगों ने दिया है, जिसमें ए का क्या मतलब है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, अटेंशन है, सक्रियता है, योग है, या विखंडन है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अब आप जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिख करके जाना पूरे है ना, पी का मतलब, ए का मतलब, एस का मतलब और इस एस का मतलब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। संज्ञान अपसारी अभिसारी शब्द किस मनोवैज्ञानिक से जुड़े हुए हैं? मतलब कॉग्निशन, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये सब किस मनोवैज्ञानिक के साथ में जुड़े हैं? ऑप्शन है आपके स्टर्नबर्ग, बी है स्पीयरमैन, सी है गिलफोर्ड, डी है वर्नन। तो संज्ञान अपसारी अभिसारी शब्द किस मनोवैज्ञानिक के साथ में जुड़े हुए हैं? हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या? गिलफोर्ड। ओके, सी राइट आंसर होगा। गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया है बुद्धि का? हाँ, तो गिलफोर्ड ने जो बुद्धि का सिद्धांत आपको दिया है वो त्रिविमीय या त्रिआयामी है ना, जिसे हम 3 डायमेंशनल या 3D मॉडल के नाम से जानते हैं। ओके, या इसे हम घन रचना सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, एसआई मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो ये गिलफोर्ड ने दिया है, इन्होंने ही संज्ञान अपसारी अभिसारी शब्द को यूज किया है। ओके, संरचना तत्व तो इन्होंने कितने बताए हैं? तो शुरुआत में 120 बताए थे, फिर 150 बताए हैं, फिर फाइनल वाले में 180 हैं। ओके, स्टर्नबर्ग ने दिया है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, स्पीयरमैन ने दिया है बुद्धि का द्विकारक या त्रिकारक सिद्धांत, बर्ट एवं वर्नन ने दिया हुआ है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करिए, सॉरी देखिए और आंसर कीजिए इसको। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है? ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, बी है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या है ना, सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस इन ह्यूमन ब्रेन। तो अनुमस्तिष्क है, प्रमस्तिष्क है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता दीजिए। हाँ, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा क्या? प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम। ओके, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र आपका प्रमस्तिष्क होता है, अनुमस्तिष्क नहीं। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर कर दो जल्दी से भाई। बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी?
तो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही है। अब एक चीज ध्यान देना भाई, देखो जरूरी नहीं कि 140 वाला बच्चा ही क्रिएटिव होगा, है ना, जिसका IQ 100 भी है वो भी क्रिएटिव हो सकता है। तो क्रिएटिव होने के लिए एक मिनिमम IQ होना जरूरी है। अब ये तो नहीं कि बिल्कुल ही मंद बुद्धि है तो क्रिएटिविटी आ जाएगी, नहीं, है ना, क्रिएटिव होने के लिए एक मिनिमम IQ होना जरूरी है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा भाई धनात्मक, बी राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ओके, न्यूट्रल या आपका नेगेटिव नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो। बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल में 3 स्तर कौन से हैं? ओके, 3 स्टेज मॉडल में 3 लेयर मॉडल में कौन से हैं? तो ऑप्शन हैं आपके सामान्य, विस्तृत, संकीर्ण। ऑप्शन नंबर बी है सृजनात्मक, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक, या सी है रंगीन स्तर, सफेद स्तर, काला स्तर, या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई बुद्धि के त्रिस्तरीय मॉडल में 3 स्तर कौन से हैं? पहले तो आंसर करके मुझे ये बताओ कि बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल दिया किसने है? बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया है? जल्दी से आंसर कर दो भाई। तो बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल दिया हुआ है किसने? कैरोल ने दिया हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सामान्य, विस्तृत और संकीर्ण। ठीक है, ए राइट आंसर होगा, ऐसा कोई लेवल नहीं है, और ये आपके बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग का है। ओके, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो, एक सेकेंड। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किन के लिए था? जो रेवन ने प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण दिया, जो कि एक कल्चर पेयर टेस्ट है, कल्चर फ्री टेस्ट है। ओके, ऑप्शन है बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए। ऑप्शन नंबर बी है महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर सी है सिर्फ वयस्क के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है सिर्फ बच्चों के लिए। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण किन के लिए था? हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, बच्चों और वयस्कों के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पूछ लिया जाता है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो आकर के। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेयर सैलोवी कार्सो बुद्धि परीक्षण के क्रियान्वयन में कितना समय लगता है? ओके, ऑप्शन है 5 से 10 मिनट, ऑप्शन नंबर बी है 40 से 45 मिनट, या ऑप्शन नंबर सी है 30 से 35 मिनट, या ऑप्शन नंबर डी है 60 मिनट। तो मेयर सैलोवी कार्सो बुद्धि परीक्षण के इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेयर सैलोवी ही हैं जिन्होंने सबसे पहले IQ में इंटेलिजेंस में इमोशंस के बारे में बात करी है। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 40 से 45 मिनट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। हाँ, ठोस बुद्धि के निर्माण में किस स्मृति की भूमिका अधिक होती है? ओके, ठोस बुद्धि के निर्माण में किस स्मृति की भूमिका अधिक होती है? वर्किंग मेमोरी की, चलन स्मृति की, या बी है LTM यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की, या सी है STM शॉर्ट टर्म मेमोरी की, या डी है सेंसरी मेमोरी की। तो ठोस बुद्धि के निर्माण में कौन सी स्मृति की भूमिका अधिक होती है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा LTM, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जिसको हम लंबे समय तक रिटेन करके रख पाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। बुद्धि के किस सिद्धांत को एब्सोल्यूट थ्योरी के नाम से जानते हैं? ऑप्शन है आपके एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी है बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, या डी है समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो बुद्धि के किस सिद्धांत को हम एब्सोल्यूट थ्योरी के नाम से जानते हैं? हाँ, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका यूनिफैक्टर थ्योरी, ए राइट आंसर हो जाएगा, एक कारक सिद्धांत। ओके, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है, मल्टी फैक्टर थ्योरी। बहुबुद्धि सिद्धांत हमको गार्डनर ने दिया हुआ है। समूह कारक सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ना, ये हमको थर्स्टन ने दी हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो भाई। पदानुक्रमिक बुद्धि के सिद्धांत में स्तर 1 में रट्टा, अधिगम एवं स्मृति के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तो बर्ट एवं वर्नन है, मैस्लो है, जेंसन है, या पिल्जेकर है?
पदानुक्रमिक बुद्धि के सिद्धांत में स्तर 1 को रट्टा अधिगम, रोट लर्निंग और मेमोरी के साथ में किसने जोड़ा है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका जेनसन, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए आकर के, बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया है? ए है जॉन्स, बी है जेनसन, सी है दास नागलिरी, डी है फ्लिन। तो राइट आंसर क्या होगा? बुद्धि का पास मॉडल किसने दिया है? ऊपर बता चुकी हूँ। आप लोग मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। 12 बजे फ्री क्लास होती है। रेफरल कोड MK200 से आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हुए तो उन सभी को आप लोग देख लीजिए। CDP बाय मोनिका के नाम से होगा पूरा प्लेलिस्ट। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दास नागलिरी। ओके, तो कल हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। उसमें हम क्या कवर करने वाले हैं? कल का टॉपिक रहेगा आपका लर्निंग अधिगम। ओके, लर्निंग को हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि थॉर्नडाइक हो गए, पावलाव या कोलर हो गए, आपके इन सभी से क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। ओके, तो कल का टॉपिक ये रहेगा, आप पढ़ करके आइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर पसंद आया सेशन तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। ओके, और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।